मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 10, विषय सामाजिक विज्ञान, भाग 1, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, प्रकरण या पाठ संसाधन एवं विकास। आज हम लोग संसाधन एवं विकास नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 10, विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, पाठ 1, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। सबसे पहले इसमें हम लोग संसाधन किसे कहते हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। संसाधन प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। प्रौद्योगिकी के विषय हम लोग देखें। प्रौद्योगिकी विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस तरह से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण या संसाधनों के प्रकार। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उसमें पहला प्रकार देखेंगे हम लोग जैव संसाधन। वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन आदि जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन माने जो जीवित होते हैं वह जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। हम लोग दूसरा प्रकार देखेंगे अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। यानी वे संसाधन जिसमें जीव नहीं होता है उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। अब यह तो पहला हम लोग देख लिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें जैव संसाधन था, अजैव। जैव का मतलब जो जीवित होते हैं उसे हम जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अजैव का अंतर्गत माने जो जीवित नहीं होते हैं उसको हम लोग अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अब दूसरा आधार हम लोग देखेंगे समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो नवीकरण योग्य संसाधन, इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन संसाधन आते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे इसमें कुछ उदाहरण देख लेंगे हम लोग। सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन आदि। इस तरह से देखेंगे इसमें सौर, पवन ऊर्जा, जल और वन। इसके अंतर्गत देखेंगे नवीकरण माने जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, माने ऐसा संसाधन जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जिसको जैसे अब सौर ऊर्जा है, एक बार उसको प्राप्त करने के बाद, खर्च होने के बाद फिर हम पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के संसाधनों को हम लोग नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा देखेंगे इसमें अनवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज और जीवाश्म। देखेंगे माने ऐसे संसाधन जिसको हम पुनः दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं,
और वह खर्च होने के बाद फिर उनको जैसे नवीकरण में पुनः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन और नवीकरण में हम पुनः उसको प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कोई खनिज पदार्थ है, एक बार उसका प्रयोग कर लेते हैं तो वह दोबारा प्राप्त नहीं होता है। जैसे जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उसका एक बार आप उपयोग कर लेंगे फिर वह दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। तो यह हम लोग देख लिए समाप्यता के आधार पर यह संसाधन थे। अगला देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है, जैसे बाग, तालाब, घर आदि। तो इसका देखेंगे जिसमें निजी माने बस केवल एक व्यक्ति का जिस पर माने होता है, व्यक्तिगत होता है माने स्वामित्व जिस पर जिन संसाधनों पर अधिकार होता है, तो ऐसे संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यह स्वामित्व के आधार पर पहला संसाधन था। अब दूसरा देखेंगे हम लोग सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की चारण भूमि, शमशान भूमि, खेल के मैदान आदि वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। तो ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। यानी ऐसे जिस पर सभी माने वहाँ के उस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों का जिन संसाधनों पर अधिकार होता है, ऐसे संसाधन को हम लोग सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कोई चरागाह होता है जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, शमशान जहाँ पर लाशों को जलाने का काम किया जाता है, खेल के मैदान जहाँ पर लोग एकत्र होकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। तो ऐसे स्थान को सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसके आगे हम लोग देख लिए व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अब हम लोग आगे देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी देश की सरकार को कानूनी अधिकार माने ऐसे जो संसाधन जिन पर देश के सरकार का नियंत्रण होता है, तकनीकी तौर से देश के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं तो सरकार के, तो जैसे सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव आदि। तो इन संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग स्वामित्व के आधार पर यह तीसरा संसाधन देख लिए, राष्ट्रीय संसाधन। अगला जो संसाधन हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसमें देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, उन संस्थाओं द्वारा पहले क्या होता है, अनुमति लेनी होती है, तभी कोई देश उसका उपयोग कर सकता है। अन्यथा उसे बिना केवल 200 किलोमीटर के अंदर तक जो क्षेत्र होता है उसी पर देश या राष्ट्र का अधिकार होता है। उससे ज़्यादा होने पर वह अन्य संस्थाओं के द्वारा, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से अनुमति मिलने पर ही उस क्षेत्रों में कार्य किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए स्वामित्व के आधार पर ये संसाधन थे। अब अगला जो देखेंगे हम लोग, अगला
विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग पहला प्रकार देखेंगे संभावी संसाधन। संभावी संसाधन, यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता गया है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो संभावना माने जो भविष्य में जिसकी संभावना होती है कि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधनों को संभावित संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। माने ऐसे संसाधन जिनका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है और जिनका उपयोग किया जा चुका है, तो ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से विकास के आधार पर हम लोग पहला देख लिए संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन। अगला देखेंगे भंडार। अगला जो संसाधन है विकास के स्तर के आधार पर भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। देखेंगे इसमें भंडार के अंतर्गत हम देख लेंगे माने वह जिसका अपार माने देखेंगे उपयुक्त जो तकनीकी है वह उसके पहुंच से दूर है, क्योंकि कुछ ऐसे तकनीकी का उपलब्धता न होने के कारण उसमें सीमित ऊर्जा का हम लोग उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाते। जैसे जल उदाहरण लिया गया, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें असीम ऊर्जा होती है, लेकिन हमारे पास कोई तकनीकी न होने के कारण अभाव में हम उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे संसाधन को भंडार के अंतर्गत रखा जाता है। विकास के आधार पर हम लोग देख लिए ऊपर। अगला देखेंगे संचित कोष, यानी अगला जो प्रकार है विकास के आधार पर, इसमें संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं। तो इस तरह से देखेंगे ऐसे माने जो संसाधन ऐसे भंडार होते हैं जो अभी संघर्ष, जैसे बांध के माध्यम से जल को रोका जाता है या वन है तो उनका सही ढंग से जो हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं हो पाता, तो ऐसे संसाधन को संचित कोष के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग संसाधनों के प्रकार को देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण यानी मानव द्वारा संसाधनों के उचित उपयोग व प्रबंधन को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संरक्षण का मतलब यहाँ पर सुरक्षा से है, यानी हम संसाधनों का किस तरह से यानी सुरक्षा करते हैं, उसका उचित उपयोग और प्रबंध करके ही हम उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। अब आगे उसी में हम लोग देखेंगे संसाधन संरक्षण के कारण। संसाधन संरक्षण के निम्न कारण है, यानी क्यों हम उसका सुरक्षा करेंगे, उसकी क्या ज़रूरत है, यानी क्यों हमें संसाधनों की सुरक्षा करनी चाहिए या उसका संरक्षण करना चाहिए। संसाधनों के संरक्षण का पहला हम लोग देखेंगे कारण। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को सतत लाभ प्रदान कराना है। ऐसा देख लीजिए, इसलिए इसका संरक्षण करना जरूरी है कि जिससे आने वाले आगे की जो पीढ़ी है उसको भी इसका उपयोग या उसका लाभ मिल सके। तो इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है।
अगला देखेंगे, इसमें भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का भाव भी निहित है। यानी देखेंगे जो आने वाली हम लोग वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे, अगर खत्म कर देंगे तो उनके सामने संकट आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें संसाधनों का सुरक्षा करना चाहिए। अगला देखेंगे जो कारण है, संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाना भी है। यानी संरक्षण का जिससे ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोहन माने उसको निकाल रहे हैं, जैसे खनिज पदार्थों को या जो भी संसाधन है उनका हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उस पर रोक लगाकर भी हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग देख लिए संरक्षण किसे कहते हैं और संरक्षण के क्या कारण है। अगला टॉपिक हम लोग लेंगे सतत पोषणीय विकास। यानी सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। यानी सतत पोषण उसे कहेंगे कि हम माने ऐसा उपयोग करें संसाधनों का कि वर्तमान में उसकी विकास प्रक्रिया चालू रहे और अगली पीढ़ी को भी उसकी ज़रूरतों की अवहेलना करें और उसके लिए हम सुरक्षित रखें। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है।